Hello everyone. So today we'll be starting our next topic, that is NSE. लास्ट वीडियो में हमने BSC पढ़ा था, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. आज हम स्टार्ट करेंगे NSE, दैट इज़ योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. The National Stock Exchange was incorporated in November 1992. National Stock Exchange को कब बनाया गया था? नवंबर में बनाया गया था, इन ईयर 1992 में. इसको वर्किंग में कब लेके आया गया, मीन्स कैपिटल मार्केट सेगमेंट कब क्रिएट किया गया, कि जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक्चुअल में कैपिटल मार्केट में जब ट्रेडिंग स्टार्ट की गई, वो की गई 3 नवंबर 1994 को. It became operational in capital market segment on 3 नवंबर 1994 को. और सबसे पहले NSE को कहाँ पे सेटअप किया गया? मुंबई में. अब जो NSE को सेटअप किया गया था, किसकी रिकमेंडेशन से सेटअप किया गया था? फिरवानी कमेटी से. फिरवानी कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट कराई थी इन जून 1991 में. इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट कराई थी फिरवानी कमेटी में. उस रिपोर्ट में इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि कैपिटल मार्केट के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट करना चाहिए, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर सेटअप किया गया? एट नवी मुंबई में इसको सेटअप किया गया. उसी के साथ साथ इस कमेटी ने और क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या क्रिएट करने के लिए? नेशनल मार्केट को क्रिएट करने के लिए. और उसको क्रिएट कौन करेगा? NSE. इट ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द नेशनल मार्केट टू बी सेटअप बाय NSE. तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम करते हैं कि NSE का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप करने का मेन मोटिव क्या था? To establish a nationwide trading facility for all types of securities, ताकि इन्वेस्टर्स जिस भी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो NSE के थ्रू उन सारी सिक्योरिटीज़ में वो ट्रेडिंग कर सके. एक नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ देने के लिए NSE को सेटअप किया गया. दूसरा, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू ऑल इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री, ताकि एक इन्वेस्टर किसी भी कंट्री के किसी भी कोने पे हो, वो एक्चुअल में वो ऑनलाइन ट्रेडिंग मेथड के थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो ट्रेडिंग कर सके. टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू ऑल इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री. To provide a fair, efficient and transparent security market using electronic trading system, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू एक इन्वेस्टर एफिशिएंटली अपने डिसीजन ले सकता है कि उसने कौन सी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करनी है और कौन सी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग नहीं करनी. वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू वो एक फेयर ट्रेडिंग कर सकता है. टू अनेबल शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्री सेटलमेंट, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि दो इन्वेस्टर्स के बीच में जो ट्रेडिंग सेटलमेंट हो वो शॉर्टर साइकिल में हो, मीन्स जल्दी से जल्दी हम उनके अंदर ट्रेडिंग करवा दें दोनों इन्वेस्टर्स के बीच में. लास्ट, टू मीट द इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स, कि इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ हम अपनी ही कंट्री में ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ ना दें, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इन्वेस्टर्स को फैसिलिटीज़ दें कि वो कहीं से भी ट्रेडिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करके वो ट्रेडिंग कर सके. तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स NSE के. नेक्स्ट टॉपिक हम करें हैं फीचर्स ऑफ NSE, कि NSE मेन क्या रोल प्ले करती है. फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट हैज़ बिन प्लेइंग द रोल ऑफ अ कैटालिटिक एजेंट, कि NSE एक एजेंट की तरह काम करती है जिसमें वो टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को मार्केट में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का, प्राइजेस के बारे में वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करती रहती है. तो वो एक एजेंट की तरह रोल प्ले करती है. दूसरा, द एक्सचेंज हैज़ अडॉप्टेड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीम्यूचुअलाइज सेटअप, मीन्स NSE की जो ऑनरशिप है, मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग राइट्स हैं, वो म्यूचुअलाइज नहीं है बल्कि वो डीम्यूचुअलाइज्ड फॉर्म में है. मतलब कि NSE की ऑनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स को अलग अलग लोग उसको संभालते हैं, एक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं है, बट इसकी जो ऑनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स है वो अलग अलग लोग उनको मैनेज करते हैं. इसलिए इसको क्या बोला गया है? डीम्यूचुअलाइज्ड.
थर्ड पॉइंट आता है आपका, इट हैज़ हेल्प्ड इन शिफ्टिंग द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ट्रेडिंग हॉल इन द प्रीमाइसेस ऑफ द एक्सचेंज टू द कंप्यूटर टर्मिनल्स। कि पहले जो एनएससी में जो ट्रेडिंग होती थी वो मैनुअली होती थी, पेपर्स की फॉर्म में होती थी, बट अब जो ट्रेडिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अब वो क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। मीन्स एक इन्वेस्टर भी अपने घर पर बैठकर अपने कंप्यूटर, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के थ्रू भी वो ट्रेडिंग कर सकता है। इवन वो अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकता है। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ, इट हैज़ एलिमिनेटेड द सेटलमेंट रिस्क विद इट्स इनोवेशन। कि मीन्स कि एक एनएससी ने ऐसे अपने सिस्टम्स को डेवलप किया है, इतने इनोवेटिव सिस्टम्स हैं जिससे हमारा रिस्क क्या हो रहा है? बिल्कुल एलिमिनेट हो रहा है। मीन्स कि अब उन्होंने क्या किया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जब आप सेटलमेंट करते हो तो सेटलमेंट जल्दी से जल्दी होती है, शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल हो गया, और जितना भी काम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, पेपर्स की फॉर्म में नहीं होता। तो अगर पेपर्स की फॉर्म में होता है तो उसको गुम होने का डर रहता है, उसका डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है, तो रिस्क बढ़ता है। तो इन्हीं रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए एनएससी ने अपने सिस्टम्स को क्या किया है? इनोवेटिव बनाया, ताकि हम रिस्क को एलिमिनेट कर सकें। Next is your, it has completely eliminated any conflict of interest and pursuing the policies and practices with the public interest framework। Means NSC ने अपनी ऐसी policies, ऐसी practices बना ली हैं जिससे जो conflicts होते थे पहले ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में, अब वो सारे conflicts क्या हो गए हैं? एलिमिनेट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ प्रोवाइडेड स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अब कि अब जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑपरेट्स इन 3 मार्केट्स। की एनएससी 3 मार्केट्स में 3 मार्केट्स में काम करती है। वन इज़ योर होलसेल डेप्ट मार्केट segment, second is your capital market segment, and third is your futures and option segments। तो एक्सचेंज कितने 3 मार्केट्स में ये ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, इट हैज़ ऑगमेंटेड इट्स सिस्टम कैपेबिलिटीज़। कि एनएससी ने क्या किया है? अपने सिस्टम्स को इतना ज़्यादा वास्ट बना लिया है, मीन्स और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अपने सिस्टम्स को, जिससे कि अगर किसी कंपनी को इनिशियल पब्लिक ऑफर करना है या म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग करनी है तो वह एनएससी के थ्रू आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर और म्यूचुअल फंड्स में वो ट्रेडिंग कर सकती है। नेक्स्ट है आपका द हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। कि अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ करके वो टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड वो उसको डिस्प्ले करती रहती है इन्वेस्टर्स के लिए। लास्ट पॉइंट, इट हैज़ बिन एबल टू टेक द स्टॉक मार्केट टू द डोर स्टेप्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। कि इन्होंने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर ली हैं, इतना ज़्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है कि एक इन्वेस्टर कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो कंट्री के, वो वहीं बैठकर वो ट्रेडिंग कर सकता है, और वो भी कम से कम कॉस्ट पर। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ एनएससी कि एनएससी क्या क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक करेंगे हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएससी। NSE is owned by a set of leading financial institutions, banks and insurance companies and other financial intermediaries। और इसको मैनेज कौन करते हैं? प्रोफेशनल्स इनको मैनेज करते हैं। NSE is managed by the professionals। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन आते हैं? इट्स बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। किसमें से होते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव? जो उसके प्रमोटर्स भी होते हैं एनएससी के, इंस्टीट्यूशन एमिनेंट प्रोफेशनल्स होते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और कौन कौन होते हैं? फुल टाइम एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। द बोर्ड डील्स विद द बोर्ड पॉलिसी इशूज़। और इसकी जो डे टू डे डेली मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है? द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द एक्सचेंज इज डेलीगेटेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो इसकी रोज़ की क्या डेली की मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एनएससी को कौन मैनेज करते हैं? कि एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। द एग्जीक्यूटिव कमेटी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड सेवरल कमेटीज़ टू रिसीव रेगुलेटरी इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। कि इन कमेटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि मार्केट से इन्फॉर्मेशन लेना, और ज़्यादातर जो मार्केट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कमेटीज़, वो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है वो किससे रिलेटेड होती है? ट्रेडिंग से। इट इज़ कंप्राइज्ड
मोस्टली ऑफ ट्रेडिंग। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएससी। नेक्स्ट टॉपिक हम करें कैपिटल एंड प्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनएसई। अब एनएसई क्या है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग एंड टैक्स पेइंग कंपनी है, जिसकी जो नेटवर्थ है 31 मार्च 2019 में 31 मार्च 2019 में जो एनएसई की नेटवर्थ थी वो थी 6384.44 करोड़, जिसकी क्या थी? नेटवर्क थी ऑन 31 मार्च 2019 में। और जिसका नेट प्रॉफिट था एनएसई का वो कितना था? 17,008.04 करोड़, जिसका क्या था? नेट प्रॉफिट था। एनएसई ऐसी पहली स्टॉक एक्सचेंज थी जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। NSE is the first exchange in the world to use satellite communication technology for trading। ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। और टोटल कितनी सिटीज़ में? 201 सिटीज़ में इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। और उसी के बाद इन अप्रैल 1993 में जब इसको एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया अंडर सिक्योरिटीज़ कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली एनएसई को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद एनएसई ने 3 डिफरेंट मार्केट्स में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। और मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि एनएसई 3 मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग करती है। पहला होता है आपका होलसेल डेप्ट मार्केट, एक तो होलसेल डेप्ट मार्केट में काम करती है। और होलसेल सबसे पहले इसने जो काम स्टार्ट किया था वो होलसेल डेप्ट मार्केट में ही स्टार्ट किया था, बॉन्ड्स में स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? इन जून 1994 में इसने स्टार्ट किया था होलसेल डेप्ट मार्केट में काम करना। उसके बाद इसने स्टार्ट किया कैपिटल मार्केट में स्टार्ट करना। कैपिटल मार्केट में इसने स्टार्ट किया इन नवंबर 1994 में कैपिटल मार्केट सेगमेंट में स्टार्ट किया ट्रेडिंग। उसके बाद इसने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट की इन जून 2000 में। उसके साथ साथ इन 3 मार्केट्स में तो वो ट्रेडिंग करती है, उसी के साथ साथ एनएसई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी इन जनवरी 2003 में। तो ये था कैपिटल और प्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनएसई कि एनएसई क्या है? एक प्रॉफिट और टैक्स पेइंग कंपनी है, ठीक है। उसके बाद ये पहली ऐसी एक्सचेंज थी जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो जब इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद इसने डिफरेंट सेगमेंट ऑफ मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। नेक्स्ट हम करते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन एनएसई। वो कंपनीज़ जो अपनी सिक्योरिटीज़ को एनएसई में लिस्ट कराना चाहती हैं उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ही वो कंपनीज़ अपनी सिक्योरिटी को एनएसई में लिस्ट करा सकती हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल को लेकर कि एक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ कितना होना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए, और आपके जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के वो कितने एक्सपीरियंस हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ही एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को एनएसई में लिस्ट करा सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक कंपनी कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहती है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। वहीं पर अगर वो होलसेल डेप्ट मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहती है तो क्या रिक्वायरमेंट पूरा करना है। तो पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग कैपिटल मार्केट। तो वो कंपनीज़ जो कैपिटल मार्केट या फिर हम बोल सकते हैं इसको इक्विटी सिक्योरिटीज़ में जो ट्रेडिंग करना चाहती हैं उनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 करोड़। मिनिमम पेड अप कैपिटल दैट इज़ 10 करोड़। उसी के साथ साथ जो उनकी नेटवर्थ मतलब उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए, वो होना चाहिए 25 करोड़। अगर ये उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो वो अपनी इक्विटी सिक्योरिटीज़ को एनएसई में लिस्ट करा सकते हैं।
अब बात हम करते हैं क्राइटेरिया फॉर होलसेल डेब्ट मार्केट की। अब होलसेल डेब्ट मार्केट में आपकी वो सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, ट्रेजरी बिल्स आ जाएंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आ जाएंगे, जिनको इशू करने से पहले इन सबको एनएससी में लिस्ट कराना ज़रूरी होता है। उसी के अलावा इसमें वो सिक्योरिटीज़ जो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या ट्रेजरी बिल्स में नहीं आती, अगर कि इसके अलावा भी कुछ एक होलसेल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा जाता है। उसको हम बोलते हैं परमिटेड टू ट्रेड। मीन्स वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है, वो लोन्स नहीं है किसी के, वो ट्रेजरी बिल्स नहीं हैं, बट इनके अलावा जो सिक्योरिटीज़ अगर वो होलसेल डेब्ट मार्केट में अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उन सिक्योरिटीज़ को एक सेपरेट कैटेगरी में डालकर इनको लिस्ट कराया जाता है। उस कैटेगरी को हम बोलते हैं परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी। उन सिक्योरिटीज़ को परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी के अंदर क्या कराया जाता है, उनको लिस्ट कराया जाता है। इसी के साथ जो आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मीन्स कंपनीज अगर बैंक्स कुछ डेब्ट्स बॉन्ड्स को इशू कर रही है तो उन बॉन्ड्स को इशू कराने से पहले उन सब बॉन्ड्स को, उन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की क्या करानी पड़ती है, क्रेडिट रेटिंग। उन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट रेटिंग कराने के बाद ही उन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को एनएससी में लिस्ट कराया जाता है। तो ये आपका क्राइटेरिया फॉर होलसेल डेब्ट मार्केट। इसके अंदर आपकी आती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स। इसके अलावा और जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा जाता है, दैट इज़ परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी। उनको परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी के अंडर लिस्ट कराया जाता है। उसी के अलावा अगर एक कंपनी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर रही है तो उन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को लिस्ट कराने से पहले उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी। क्रेडिट रेटिंग कराने के बाद ही उन लिस्ट को एनएससी में लिस्ट कराया जाएगा। और ये जो होलसेल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मार्केट्स होती है, वो कंपनीज जिनकी जो मिनिमम कैपिटल होती है वो 10 करोड़ होती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ होती है, वही अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करा सकती हैं। तो ये था आपका लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटल मार्केट एंड होलसेल डेब्ट मार्केट। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं लिस्टिंग फ़ी। अभी मैंने आपको लास्ट में होलसेल डेब्ट मार्केट में एक मैंने आपको टर्म बताई थी, परमिटेड टू ट्रेड सिक्योरिटीज़। इनमें वो सिक्योरिटीज़ आती है जो होलसेल डेब्ट मार्केट की नहीं होती, बट स्टिल उनको उस मार्केट में ट्रेड किया जाता है। उन सिक्योरिटीज़ को हम परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी में रखते हैं। तो द एक्सचेंज डज नॉट लिवाइव एनी लिस्टिंग फ़ी इन रिस्पेक्ट ऑफ परमिटेड टू ट्रेड सिक्योरिटीज़। वो सिक्योरिटीज़ जो परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी में आते हैं उनके ऊपर कोई लिस्टिंग फीस चार्ज नहीं की जाती। और वो सिक्योरिटीज़ जो आपकी होती हैं, जिनको जो लिस्ट कराया गया है वो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में वो लिस्टेड है, बट वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उन सिक्योरिटीज़ पे जो लिस्टिंग फ़ीस चार्ज की जाती है वो एनुअल फ़ीस की हाफ होती है। मैं दोबारा बता रही हूँ, लिस्टिंग फ़ीस में एक कैटेगरी आती है आपकी परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी वाली सिक्योरिटीज़, उनके ऊपर कोई भी लिस्टिंग फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। उसी के अलावा आपकी वो सिक्योरिटीज़ आती हैं, वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड हैं, बट वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड नहीं हैं। किसी और स्टॉक एक्सचेंज में तो वो सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं, बट वहाँ के रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में वो सिक्योरिटीज़ लिस्टेड नहीं हैं। उनके ऊपर जो फ़ीस चार्ज की जाती है, उनके ऊपर वो चार्ज की जाती है एनुअल फ़ीस की हाफ। The exchange does not levy any listing fee in respect of the permitted to trade category securities. Half of the prescribed annual fee is levied in respect of listed securities which the exchange is not the regional stock exchange. कि वो listed securities तो हैं, but वो securities regional stock exchange में listed नहीं हैं। उसी के अलावा वो कंपनीज जो अपनी सिक्योरिटीज़ को एनएससी में लिस्ट कराना चाहती है तो उनको एक इनिशियल फ़ी पे करनी पड़ती है। इनिशियल फ़ी होती है उनकी 50,000। इनिशियल फ़ी के साथ साथ उनको एनुअल फ़ी भी पे करनी पड़ती है। एनुअल फ़ी होती है आपकी जितना आपकी पेड अप कैपिटल है
जितनी आप इशू कैपिटल रख रहे हो उसके ऊपर आपकी डिपेंड करती है आपकी एनुअल फ़ी, कि कितनी आप सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हो, कितना नंबर है आपकी सिक्योरिटीज़ को इशू करने का, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी एनुअल फ़ी। उसी के साथ साथ आपको एक इनिशियल फ़ी पे करनी पड़ती है कंपनीज़ को अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराने के लिए, वो होती है आपकी 50,000। तो ये आपका लिस्टिंग फ़ी ऑफ सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट हम करते हैं कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग कंडीशन। अब एनएससी ने एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया है, एक ऐसा प्रोसेस बनाया उसने जिसके थ्रू वो ये चेक कर सकती है कि वो कंपनीज जिन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ को एनएससी में लिस्ट कराया है, तो जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराने के का, क्या वो उन कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो चेक करने के लिए एनएससी ने क्या बनाया, एक प्रोसेस बनाया है, ठीक है। जैसे वो उनसे क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट्स मंगा सकती है, ठीक है, वो उनसे एनुअल रिपोर्ट्स मंगा सकती है। उन्होंने कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जो ये चेक करते हैं कि वो कंडीशन, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कंपनीज जो लिस्टिंग कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाती, उन कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को डी लिस्ट कर दिया जाता है, मीन्स उनको उन लिस्ट में से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है उन सिक्योरिटीज़ को। तो ये आपका कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग कंडीशन। नेक्स्ट हम करेंगे कि अगर एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट है आपका एनएससी एनेबल्स इशूअर टू रीच एंड सर्विस इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। वो कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज़ एनएससी में लिस्टेड हैं, वो कंपनीज कहीं भी चाहें अक्रॉस द कंट्री, कहीं भी किसी भी कंट्री के कहीं भी इन्वेस्टर्स हो, वो अपने इन्वेस्टर्स के थ्रू वो अपनी सिक्योरिटीज़ को वो ट्रेड करा सकती है। मीन्स अगर एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ एनएससी में लिस्टेड हो गई तो एक इन्वेस्टर कहीं भी हो, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उनको यूज़ करके अपने कंप्यूटर्स के थ्रू वो उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज कर सकता है। तो ये तभी फ़ायदा हुआ उस कंपनी को अगर उसकी जो सिक्योरिटीज़ है वो एनएससी में क्या है, लिस्टेड है। दूसरा, द सिक्योरिटीज ट्रेडेड एट लो इम्पैक्ट कॉस्ट इन आर हाईली लिक्विड एज इट इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। एनएससी क्या है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद। और अगर एक इन्वेस्टर ट्रेडिंग करता है तो उसको जो ट्रेडिंग कॉस्ट आती है वो भी कम आती है, इम्पैक्ट कॉस्ट जो होता है इसका कम होता है, और जिसमें सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, द एनएससी नेटवर्क डिसएमिनेट्स इंफॉर्मेशन इन कंपनी अनाउंसमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। कि एनएससी क्या करती है, टाइम टू टाइम उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करती रहती है इन्वेस्टर्स को, ताकि वो एक फेयर, एक एफिशिएंट डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर। कि अगर एक कोई न्यू कंपनी है, उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, उसने अपने शेयर्स को इशू करना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर करने के लिए, इनिशियल पब्लिक इशू करने के लिए भी वो अपनी सिक्योरिटीज़ को एनएससी के थ्रू वो इशू कर सकती है। मीन्स कि अगर सपोज करो एक कंपनी है, उसने स्टार्ट करना है अपने बिजनेस को, उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसने शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, तो उसने अपनी इक्विटी शेयर्स को कहाँ लिस्ट करा दिया, एनएससी में लिस्ट करा दिया। अब अगर उसने अपने शेयर्स को एनएससी में लिस्ट करा दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उनके शेयर्स को परचेज कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली पैसा किसके पास आएगा, कंपनी के पास आएगा, वो अपने बिजनेस को सेटअप कर पाएगी। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, द लिस्टिंग फीस नॉमिनल। जो लिस्टिंग फीस चार्ज की जाती है कंपनी से वो बहुत नॉमिनल, बहुत नॉर्मल सी चार्ज की जाती है। नेक्स्ट, लिस्टिंग कंपनीज आर प्रोवाइडेड विद मंथली ट्रेड स्टैटिस्टिक्स फॉर द सिक्योरिटीज़। कि वो कंपनीज जिसकी सिक्योरिटीज़ एनएससी में लिस्टेड है, एनएससी उनको मंथली बेसिस पर उनकी सिक्योरिटीज़ का क्या सिस्टम चल रहा है, क्या अप टू डेट जो भी डाटा होता है उनके सिक्योरिटीज़ का, उनको वो प्रोवाइड करती है। लास्ट पॉइंट, एनएससी वेबसाइट प्रोवाइड्स अ लिंक टू द वेबसाइट्स ऑफ द कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन एनएससी। कि इन्वेस्टर्स को पता लगता है कि एनएससी में जिस कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड है उनकी क्या वेबसाइट्स है, ताकि वो वेबसाइट्स पे जाकर वो अपने सेल और परचेज का ऑर्डर दे सके, मीन्स अपना वो एक फेयर डिसीजन ले सके। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग।
अब एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ को एनएससी से डीलिस्ट भी कराया जा सकता है। एज पर द सेबी डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ गाइडलाइंस 2003 के अकॉर्डिंगली एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट किया जा सकता है। अब दो तरीके से डीलिस्टिंग होती है। फर्स्ट है आपका वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी और सेकेंड है आपका कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी। वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जब एक कंपनी खुद अपने सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कराना चाहती है तो वो किस तरीके से करा सकती है। दूसरा, जब एनएससी या सेबी खुद एक कंपनी को कहे, खुद एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कर दे, वो होता है आपका कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी। फर्स्ट हम कर रहे हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज़ की जब एक कंपनी खुद अपनी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कराती है तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं। सपोज़ करो कि अगर कोई प्रमोटर चाहे तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट करवा सकता है, पर डीलिस्ट करवाने से पहले उसे अपने शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, एक जनरल मीटिंग को कंडक्ट करके एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उनको पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा कि हम अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को एनएससी से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करवा रहे हैं तो वो डीलिस्ट करवा सकते हैं। वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी में क्या होता है, अगर कोई प्रमोटर चाहे तो वो अपने शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लेने के बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा, एक जनरल मीटिंग को कंडक्ट करके एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उनको एक पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा कि हम अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को क्या करा रहे हैं, डीलिस्ट करा रहे हैं। तो उसने अपने क्या शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल ले लिया, पब्लिकली अनाउंस कर दिया। उसके बाद वो कंपनी क्या करेगी, एक एप्लीकेशन लिखेगी जहां वो एप्लीकेशन उन स्टॉक एक्सचेंजेस में ले देगी जहां पर उसकी सिक्योरिटीज़ क्या है, लिस्ट है। जिस स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं उनको डीलिस्ट कराने के लिए वो एक एप्लीकेशन लिखेगी। उसी के साथ साथ उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कराने के लिए उन सिक्योरिटीज़ का उसको एक एग्ज़िट प्राइस सेट करना पड़ेगा। उस एग्ज़िट प्राइस से ही उनकी सिक्योरिटीज़ क्या होती है, डीलिस्ट होती है। और उस डीलिस्ट प्राइस को, दैट इज़ एग्ज़िट प्राइस को, सारे इन्वेस्टर्स को डिस्प्ले किया जाएगा ताकि डीलिस्टिंग प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये था आपका वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी, जब कंपनी के प्रमोटर्स खुद चाहें वो अपनी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट करा सकते हैं। दूसरा आता है आपका कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज़, कि वो कंपनीज जिनका एनएससी खुद उनकी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कर देती है। अब कौन कौन से केसेस में उनकी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कर दिया जाता है, तो वो कंपनीज जो लिस्टिंग एग्रीमेंट में जो कंडीशंस लिखी हैं, अगर वो कंपनी उन कंडीशंस को मिनिमम 6 मंथ्स में पूरा नहीं करती है, जैसे उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो उन रिक्वायरमेंट्स को अगर वो कंपनी 6 मंथ्स के अंदर कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर अगर वो पूरा नहीं कर पाती तो एनएससी में क्या होता है कि उनकी सिक्योरिटीज़ को क्या कर दिया जाता है, डीलिस्ट कर दिया जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, पब्लिकली न्यूज़पेपर के थ्रू वो नोटिस देती है उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट करने का। उसी के साथ साथ वो नोटिस उस कंपनी को भी भेजा जाता है। नोटिस भेजने के बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर उस कंपनी का एक पर्सन को स्टॉक एक्सचेंज में प्रेजेंट होना पड़ता है। अब जब नोटिस भेज दिया उसके बाद उस कंपनी की जितनी भी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट हो गई हैं, ठीक है, उस कंपनी के प्रमोटर को जो वो उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ परचेज कर ली थी, उस प्रमोटर को उन सिक्योरिटी होल्डर्स को एक फेयर वैल्यू देकर कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी।
वो कंपनीज़ जो एक लिस्टिंग एग्रीमेंट को, लिस्टिंग कंडीशंस को मिनिमम 6 मंथ्स में पूरा नहीं कर पाती तो NSE उनके सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कर देती है। तो उस कंपनी के प्रमोटर्स को, सिक्योरिटी होल्डर्स को एक फेयर वैल्यू देकर उनको कंपनसेट करना पड़ता है। तो ये है आपका कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं मेंबरशिप फॉर ट्रेडिंग मेंबर। कैसे कौन कौन से पर्सन्स हैं या कंपनीज हैं जो एक ट्रेडिंग मेंबर बन सकती हैं। अब कोई भी पर्सन एक प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद एक ट्रेडिंग मेंबर बन सकती है। मीन्स NSE ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद कोई भी पर्सन या कंपनी, कोई रजिस्टर्ड फर्म वो सिक्योरिटी मार्केट में एक ट्रेडिंग मेंबर बन सकती है। और वहीं पर अगर किसी ट्रेडिंग मेंबर को सिक्योरिटी मार्केट से एग्ज़िट होना है, निकलना है, तो वो किसी भी टाइम बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के वो सिक्योरिटी मार्केट से एग्ज़िट कर सकती है। अब हम बात करते हैं द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप इन डिफरेंट सेगमेंट्स। अब हम 2 सेगमेंट्स में पढ़ेंगे कि जो कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहता है और जो होलसेल डेब्ट मार्केट में ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहता है तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट। अब वो पर्सन, कंपनीज़ या फर्म्स जो कैपिटल मार्केट में, जिसको हम इक्विटी सिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं, उसमें अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको परमिशन लेनी होगी ट्रेड करने के लिए किस एक्ट के अंडर, सिक्योरिटीज़ कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर उनको एक परमिशन लेनी होगी एक ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए। किस एक्ट के अंदर, सिक्योरिटीज़ कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली उनको परमिशन लेनी होगी एक सिक्योरिटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और वो एप्लीकेंट जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड करना चाहता है वो सिर्फ बिज़नेस की, जो बिज़नेस अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराती हैं, सिर्फ बिज़नेस सिक्योरिटीज़ में ही वो ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आ गई कि उनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जो ट्रेडिंग मेंबर्स बनना चाहती हैं, उनको कितना नेटवर्थ होना चाहिए उनका। पहला हम केस करते हैं इंडिविजुअल और रजिस्टर्ड फर्म के केस में। वो इंडिविजुअल्स या रजिस्टर्ड फर्म जो कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहती हैं उनकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 75 लाख। वहीं पर अगर कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहती है तो उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए 100 लाख। इंडिविजुअल और फर्म के केस में 75 लाख होनी चाहिए, वहीं पर कॉर्पोरेट के केस में 100 लाख उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए। और वो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जो ट्रेडिंग मेंबर्स बनना चाहती हैं इसमें कम से कम टोटल मिनिमम सिर्फ कितने मेंबर्स होने चाहिए, 4 मेंबर्स होने चाहिए। और इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सिक्योरिटीज़ एज अ ब्रोकर और सब ब्रोकर। एक तो वो ग्रेजुएट होने चाहिए और उसी के साथ साथ ग्रेजुएट के साथ साथ उनके पास 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन्होंने एज अ ब्रोकर या सब ब्रोकर की तरह काम किया हो। उनके पास 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है वो कैपिटल मार्केट सेगमेंट में एक ट्रेडिंग मेंबर बन सकता है। दूसरा हम करते हैं होलसेल डेब्ट मार्केट। अब वो पर्सन्स, कंपनीज़ या बैंक्स जो होलसेल डेब्ट मार्केट के ट्रेडिंग मेंबर्स बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग मेंबर बनने से पहले उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे, सेबी से या फिर RBI से। सेबी और RBI से परमिशन लेने के बाद वो एक होलसेल डेब्ट मार्केट के ट्रेडिंग मेंबर्स बन सकते हैं। अब बात आ गई सेम उनके नेटवर्थ की। उनका जो नेटवर्थ होना चाहिए वो 2 करोड़ होना चाहिए और उनके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में और फाइनेंशियल सर्विसेज में।
और जो वो ट्रेडिंग करेंगे, जो एप्लीकेंट है वो ट्रेडिंग करेगा, वो सिर्फ बिजनेस सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करेगा। उसी के अलावा अगर वो किसी और सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका मेंबरशिप क्राइटेरिया एक कैपिटल मार्केट सेगमेंट को लेकर और होलसेल डेब्ट मार्केट सेगमेंट को लेकर। नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं इन्वेस्टर। अब एक सिक्योरिटी मार्केट के लिए इन्वेस्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटी मार्केट काम नहीं कर पाएगी। इन्वेस्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेन ऑब्जेक्टिव है हर एक स्टॉक एक्सचेंज का। प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट इज़ अ पैरामाउंट फॉर एनएससी। कि मेन ऑब्जेक्टिव का एनएससी का क्या है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब एनएससी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे वो अपने इन्वेस्टर्स को अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं एक कंपनी से रिलेटेड, कंपनी की सिक्योरिटी से रिलेटेड, ताकि एक इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म्ड और एक फेयर डिसीजन ले सके। NSE has put in place a system to ensure availability of adequate and up-to-date and correct information to investors to enable them to take informed decision। कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया ताकि एक इन्वेस्टर एक फेयर डिसीजन ले सके। उसी के साथ साथ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ एक एनएससी उन इन्वेस्टर्स को क्रिटिकल और प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी देती है जो सीक्रेट्स होते हैं कंपनी के, जैसे कौन कौन सी कंपनी का मर्जर हो रहा है, उनके बोनस अनाउंसमेंट्स क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस भी इन्वेस्टर्स को एनएससी टर्मिनल्स और उनके नेटवर्क्स के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उनके इन्वेस्टर्स को डिस्प्ले की जाती है। इसी के साथ साथ एनएससी ने इन्वेस्टर्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए टू एड्रेस दीज इश्यूज एंड कंप्लेंट्स रिपोर्टेड टू एनएससी ने क्या बनाया? एक इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस सेल, IGC, इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस सेल बनाया गया। दिस इज सेल नॉट कॉल, इट्स सेल, ताकि एनएससी इन्वेस्टर्स के इश्यूज़ को, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सके। उनके इश्यूज़ को, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए एनएससी ने एक स्पेशल सेल बनाया है, दैट इज़ योर इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल। उन्हीं इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टर्स की इशू को सॉल्व करने के लिए एनएससी ने एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस को भी स्टार्ट किया। आर्बिट्रेशन प्रोसेस कौन सा होता है? सपोज दो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं A और B। इन दो ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गए। अब ये दोनों कोर्ट में तो नहीं जाएंगे, बट इन्होंने क्या किया? एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर लिया, दैट इज C। अब C क्या है? एक अननोन पर्सन है, A के लिए भी और B के लिए भी। ये दोनों को नहीं जानता, बट इस पर्सन को अपॉइंट किया गया। एनएससी ने इस थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया ताकि वो A और B के कन्फ्लिक्ट्स को, इनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके, वो एक फेयर डिसीजन ले सके दोनों के कन्फ्लिक्ट्स में। तो इस C पर्सन को हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन, कि उनके कन्फ्लिक्ट्स को बहुत बढ़ाया ना जाए, लॉन्ग टर्म तो उनको ना लटकाया जाए। इसलिए इन्वेस्टर्स के कन्फ्लिक्ट्स को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन प्रोसेस को सेटअप किया गया, ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स के कन्फ्लिक्ट्स को एक आर्बिट्रेटर के थ्रू हम उनको सॉल्व कर सकें। उसी के साथ एनएससी ने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया है। अब जब दो ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो ट्रेडिंग मेंबर, अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टर को, तो उस इन्वेस्टर को रीपे किया जाता है, मीन्स उसको रिफ़ंड किया जाता है। तो उसको जो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए जो फंड क्रिएट किया गया, उस फंड का नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड।
ताकि हम उन इन्वेस्टर्स के जिसकी गलती नहीं है हम उसको कंपनसेट कर सकें उन लॉसेस के लिए। उन लॉसेस को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड से कंपनसेट किया जाता है। जो मैक्सिमम अमाउंट है इस फंड की वो कितनी है? 15 लाख। ये फ़ंड क्यों क्रिएट किया गया? ताकि हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर उनको किसी ट्रेडिंग मेंबर की गलती की वजह से लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फ़ंड को क्रिएट किया गया। तो ये था आपका इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं एनएससी का वो है आपका सब्सिडरीज ऑफ एनएससी। एनएससी के अंडर और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इससे लिंक्ड हैं, इसके अंडर काम करती हैं? 5 टोटल सब्सिडरीज हैं इसकी। फर्स्ट है आपकी नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NSCCL। अब NSCCL क्या है? CCL क्या है? एक होली ऑन सब्सिडरी है एनएससी की। इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? इन अगस्त 1995 में। NSCCL को इसलिए सेटअप किया गया ताकि हम सिक्योरिटीज़ में एक इजी सेटलमेंट हो सके, एक कंसिस्टेंट और शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल होने के लिए, ताकि ट्रेडिंग्स में शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल हो, इसलिए NSCCL को क्रिएट किया गया था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रेडिंग मेंबर्स में जो सेटलमेंट साइकिल होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। NSCCL ऑल्सो प्रोवाइड गारंटी फॉर काउंटर पार्टी फाइनेंशियल रिस्क, ताकि दोनों पार्टीज एक दूसरे कोई फाइनेंशियल रिस्क ना हो, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इस सब्सिडरी को क्रिएट किया गया। इसका ज़्यादातर जो NSCCL जो सेटलमेंट करती है वो इक्विटी और डेरिवेटिव सिक्योरिटी मार्केट्स में सिक्योरिटीज़ को लेकर इनमें सेटलमेंट की जाती है। NSCCL ज़्यादातर जो सेटलमेंट करती है वो कौन सी सिक्योरिटीज़ में करती है? इक्विटी और डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ को लेकर। जो इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल थी वो कितनी है इसकी पेड अप कैपिटल? 488.87 करोड़। वहीं पर 2018 और 19 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? 172.51 करोड़ का। ये ऐसी फर्स्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन था NSCCL जिसने सबसे पहले सेटलमेंट गारंटी इन्वेस्टर्स को सेटलमेंट गारंटी प्रोवाइड की थी। दूसरी जो हमारी आती है सब्सिडरी वो है आपकी इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, दैट इज़ IISL। अब ये क्या है IISL? ये क्या एक जॉइंट वेंचर है किसका? NSE का और क्रिसिल का। क्रिसिल इज़ योर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल जो डिफेंस सिक्योरिटीज़ को एक क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है, डेब्ट सिक्योरिटीज़ को क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है, वो कौन प्रोवाइड करती है? क्रिसिल। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है IISL का? इज़ टू प्रोवाइड ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना और प्रोफेशनल सर्विसेज देना, इंडेक्स सर्विसेज देना, जिसमें वो बड़ी से बड़ी कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को रेटिंग करती है। जैसे निफ्टी 50। निफ्टी में क्या होता है? टॉप 15 कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ आती हैं। अब वो टॉप 15 कंपनीज़ कौन डिसाइड करती है? ये कंपनी डिसाइड करती है IISL कि टॉप 50 कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ आएंगी, कौन कौन सी कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ निफ्टी में आएगी, सेंसेक्स में आएगी। ये सारा डिसीजन कौन लेती है? इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड IISL। ये इंडिया की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड कंपनी है जिसका मेन और मोटिव क्या है? इंडेसेस को प्रोवाइड करना। इनका मेन कोर प्रोडक्ट है सिक्योरिटीज़ को इंडेसेस प्रोवाइड करना, कंपनीज़ को इंडेसेस प्रोवाइड करना, ताकि एक इन्वेस्टर इक्विटी और कमोडिटी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करने से पहले उनका रिस्क को वो मेजर कर सके। मीन्स उनको कितना आउटपुट वहाँ से आएगा, क्या फ़ायदेमंद होगा उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना या नहीं, तो वो इंडेसेस को चेक करने के बाद अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो सारा डाटा कौन प्रोवाइड करता है? IISL, इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड। उसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स को वैल्यू एडेड रिसर्च डाटा प्रोवाइड करना, मीन्स इक्विटी और कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड जो रिसर्च डाटा है वो भी सारा कौन दिखाती है, कौन बताती है? IISL।
नेक्स्ट सब्सिडरी आती है आपकी NSC-IT लिमिटेड। IT इज़ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये भी क्या है, NSC-IT लिमिटेड, ये क्या है, 100% सब्सिडरी है NSC की। ये ऐसी फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है NSC की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्ट सर्विसेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। कौन कौन से एरियाज़ में, ट्रेडिंग को लेकर, ब्रोकर्स को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लियरिंग और सेटलमेंट साइकिल में कोई हेल्प चाहिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए, या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो वो सारे इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, NSC.IT लिमिटेड। इसी के साथ NSC-IT और कौन कौन सर्विसेज देती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज देती है। किसी को कोई कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नया लेकर आना है तो वो किससे कंसल्ट करती है, NSC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से। लास्ट आती है, नेक्स्ट आती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, दैट इज़ NSDL। अब फिज़िकल सिक्योरिटीज़ को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फिज़िकली, जैसे पेपर वर्क को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज़ NSDL को सेटअप किया गया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे सिक्योरिटीज़ को लेकर, वो सारी ट्रेडिंग डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होंगी, इसलिए NSDL को सेटअप किया था। ये हमने हमने इसका पूरा चैप्टर किया है NSDL का, कि अब जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। सिक्योरिटीज़ की जो ट्रेडिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, उसको हम बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। इसको कब बनाया गया था NSDL को, इसको कमेंस किया गया था इन नवंबर 1996 में। क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो ट्रेडिंग और सेटलमेंट होगी वो किस फॉर्म में होगी, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, ताकि जो पेपर्स को लेकर फिजिकली जो पेपर्स को लेकर जो रिस्क आता है, उनको पेपर्स गुम हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उन रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए जो ट्रेडिंग की गई वो मैनुअल फॉर्म से कन्वर्ट होकर अब डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में की गई, कि अब जो भी काम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, मैनुअली वो काम नहीं होगा। उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई, दैट इज़ योर नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। लास्ट आती है आपकी डोटेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अब ये भी क्या है, 100% सब्सिडरी है किसकी, NSC की। अब इस एजेंसी का मेन काम क्या होता है, डाटा प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्रोडक्ट से रिलेटेड। इनका मेन NSC इस सब्सिडरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड डाटा एंड इंफॉर्मेशन वेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, सिक्योरिटीज लिस्टेड है, उनका जो डाटा है, इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, डोटेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये हैं आपकी सब्सिडरीज जो NSC के अंडर काम करती हैं। 5 सब्सिडरीज है हमारी, तो इससे आपका NSC का चैप्टर खत्म। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर।